सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन अब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंदर आज 8 नवंबर 2023 को समसामयिक विषय से जुड़ी इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंदर जानते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लाभकारी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। चलिए जानते हैं, प्रश्न की शुरुआत करें, सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, आज है 8 नवंबर। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नगर नियोजन दिवस। दूसरे शब्दों में यह कहें, विश्व शहरीकरण दिवस। आठ नवंबर को मनाया जाता है। अगर नगर नियोजन की बात अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, तो प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम नगर नियोजन का उल्लेख सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि उस समय के जो तत्कालिक समय में जो लोग हुआ करते थे, उनका जो रहन सहन था वो नगर नियोजित एक परंपरा होती थी, एक श्रृंखला होती थी और उस सिस्टमेटिक ढंग से ही लोग वहां पे रहते थे, जिसके अंदर समानांतर रूप से सड़कें कटी हुई होती थी और वहां पे बिल्कुल जो है चौराहे बने होते थे। 90 डिग्री के कोण पे सभी प्रकार के रास्ते आपस में एक दूसरे से मिलते थे। चलिए, इसी के संदर्भ के अंदर विश्व नगर नियोजन दिवस है, वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करें और जानते हैं पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिनको सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भेजी है? मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रश्न के माध्यम से कि कोलेजियम सिस्टम क्या है। देखते हैं, कोलेजियम की शुरुआत होती है, उसकी सबसे पहली जो कड़ी है वो है 1982। 1982 के अंदर ये माना गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सलाह देते हैं कि इनको, राष्ट्रपति को, कि इस अमुक न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए या किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट के अंदर भी उनको नियुक्त कर दिया जाए। इसके लिए सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। प्रश्न यह आया कि क्या सीजीआई की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। शुरुआत यहीं से होती है। उस समय निर्णय आया कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी प्रकार से उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन साथ ही ये कहा गया ये विचारों का आदान प्रदान है और इसके अंदर जो परामर्श देते हैं वो बाध्यकारी नहीं है। ऐसा 1982 के प्रथम जज केस के अंदर बताया गया। लेकिन शुरुआत होती है 1993 के सेकंड केसेस की। 1993 का जो द्वितीय केस हुआ था, 1982 के जो केस के अंदर जो निर्णय आया था कि परामर्श बाध्यकारी नहीं है, उसको उलट दिया गया, परामर्श बाध्यकारी होगा। ये 1993 के जज सेकंड जो जजेस केस था उसके अंदर ये बताया गया। शर्तें क्या रखी गई कि इसके अंदर जो पहले जो सलाह देते थे वो देते थे सिर्फ सीजीआई, इनके साथ में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को और जोड़ दिया और ये समिति बन गई। कोलेजियम सिस्टम कितने का बन गया? 3 न्यायाधीशों का। अगर 3 न्यायाधीश किसी प्रकार की सलाह राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, परामर्श देते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित में, पदोन्नति से संबंधित, इसके लिए इस प्रकार का सिस्टम काम करता था। और अगर तीनों लोगों ने अगर सलाह दी है, उसको निर्णय मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बिल्कुल बाध्य होंगे। ये सेकंड केस के अंदर चीजें हुई। चलिए अगले केस के बारे में जानते हैं कि 1998 का जो केस था। इससे पहले जो 1993 के अंदर एक चीज और कही गई, इसके अंदर ये महत्वपूर्ण निर्णय आया कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो ही मुख्य न्यायाधीश बन सकेंगे। ऐसा 1993 का जो केसेस हुआ था, कौन सा? द्वितीय जजेस केसेस, उसके अंदर इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, इस प्रकार की चर्चा की गई। चलिए अब जानते हैं थर्ड केसेस की। तृतीय जजेस केसेस था, उसके अंदर भी ये कहा गया कि चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका दायरा जो है उसको बढ़ा दिया जाए। परामर्शकारी जो संस्था है या परामर्शकारी जो समिति है, उसके अंदर सदस्यों की संख्या को और बढ़ा दिया जाए। तो अब कितने कर दिए गए? अब कर दिए गए 1+4, या ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक तो सीजीआई हो गए और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए। इन 5 की एक बॉडी बनी और 5 में से अगर 3
सदस्य ये कह देते हैं कि ये परामर्श के लिए ठीक है, या 2+3, जिसका हम देखते हैं कि हर जगह 2/3 का फॉर्मूला, जहां पे अगर तीन की सलाह अगर मान लेते हैं, या अगर बहुमत आता है, बहुमत ये आ जाता है कि 5 जो सदस्य थे उसके अंदर 3 ने कह दिया कि ये, 2 ने कह दिया ये, मानी किसकी जाएगी? 3 वालों की, कि किस न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति, तो अच्छा वैसे कह सकते हैं सेवानिवृत्ति वाला तो कोई मैटर ही नहीं था, इसके अंदर पदोन्नति वाला और स्थानांतरण वाला, ये सारी चीजें कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही की जाएंगी। अगर 3 सदस्य 5 में से कह देते, 2 की सलाह अगर वो नहीं भी होती तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के लिए मैं आपको एक चीज और बताऊं कि सबसे बड़ी संविधान पीठ अभी तक बैठी गई है 13 सदस्य न्यायाधीशों की अभी तक भारतीय इतिहास के अंदर सबसे बड़ी पीठ बैठी गई। सवाल ये बनता है कि 14 की क्यों नहीं? 14 की क्यों नहीं, इसलिए का मतलब ये है कि 7+6, अगर किसी निर्णय पे अगर न्यायाधीश पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहुंचते हैं, हाई कोर्ट के जो बेस अगर पहुंचते हैं, तो वहां पे अगर 6 हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, और 12 के अंदर किसी प्रकार का निर्णय नहीं निकलेगा। इसलिए कभी भी संविधान पीठती है वो हमेशा किस में होती है? विषम संख्या में होती है, या तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 का भी अगर आधा करते हैं तो 7 हो जाएंगे, और 1 हो जाएगा ज्यादा, तो एक तरफ या तो 8 इस तरफ हो सकते हैं या 8 इस तरफ से हो सकते हैं। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि कोलिजियम सिस्टम क्या है। तो 1993 का जो तृतीय जजेस केस था उसके अंदर 1+4 कर दी गई, सदस्यों की संख्या 1+4 कर दी गई। वर्तमान में यही जो है सिस्टम वर्तमान में भी तक लागू है। 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें केंद्र सरकार ने एक एनजेएसी का गठन किया गया था। एनजेएसी गठन के बारे में केंद्र सरकार की राय ये थी कि इसके अंदर हम प्रधानमंत्री या इसके अलावा विधि मंत्री, कानून मंत्री, उनको भी इसमें शामिल करेंगे, और 2 अन्य न्यायाधीशों को भी करेंगे, जिसके अंदर वो 3 ऐसे अन्य की जो समिति बनेगी उसके अंदर इनको शामिल किया जाएगा। लेकिन 2015 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्याय व्यवस्था के अंदर आप किसी प्रकार का अन्य व्यक्तियों का आप हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं कर सकते, और इसलिए इस एनजेएसी को क्या कर दिया उन्होंने? शून्य कर दिया। इसका किसी प्रकार का कोई गठन नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि कोलिजियम सिस्टम जो पूर्ववर्ती जो चल रहा है वो ही चलता रहेगा। कोलिजियम का पहली बार प्रयोग ये हुआ है 1998 के अंदर, ये पहली बार शब्द अपने को देखने को मिला। वर्तमान में यही कोलिजियम सिस्टम वर्तमान में संचालित है। सवाल पूछा जा रहा है अब यहां से, अब शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। चलिए, जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोलिजियम सिस्टम में उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश करी है, सिफारिश में नाम जाता है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। कौन है ये? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह 41वें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है। और राजस्थान में अगर हाई कोर्ट के जजेस की बात करी जाए तो जजों की संख्या है कितनी? 50। अब देख लेते हैं कि अगर हाई कोर्ट की बात करी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट के सदस्य जो ये कह सकते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है मैक्सिमम, तो होती है 31 प्लस या फिर 3। तो 31 और 3 कितने हो गए? 34 सदस्य वर्तमान में, या न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? 34 है। इसमें से 1 + 33, 1 + 33 जिसमें मुख्य न्यायाधीश हो गए और 33 अन्य न्यायाधीश हो गए। ये सदस्यों की संख्या है, जबकि हाईकोर्ट राजस्थान के अंदर सदस्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वो है 50। चलिए, तो जान लेते हैं इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। इससे पहले पंजाब व हरियाणा दोनों के मुख्य न्यायाधीश ये रहे हैं। ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। देख लेते हैं इनके बारे में कुछ अन्य चीजें। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश है, पंजाब और हरियाणा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे। 1998 से जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम को लाया गया। वर्तमान में वही सिस्टम वर्तमान में संचालित है। सीजीआई के साथ में 4 वरिष्ठ जज कोलिजियम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। और 1993 का जो जजेस केस था उसी के अंदर ये कहा गया था
कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इसके अलावा कभी कभी देखने को आता है सरकार के अंदर या अन्य चीजों के अंदर, प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को आता है कि किसी जूनियर को उसका सीनियर बना दिया जाता है। ऐसा उच्चतम न्यायालय के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 1993 के केस के अंदर ऑलरेडी पहले से वहां पे लिख दिया जा चुका है। चलिए, वर्तमान में राजस्थान के अंदर कुल 50 न्यायाधीश हैं और वहीं के अगस्टाइन जॉर्ज मसीह जो यहाँ वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। बात के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़ और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। अभी हाल ही में इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप के अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न के माध्यम से आप लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बारीकी से जाना कि ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है और इसकी शुरुआत कब से हुई, वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उसके अंदर कितने प्रकार के जजेस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं। ये किस लिए होता है? ये जजों की नियुक्ति, उनका ट्रांसफर, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही करी जाती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? वर्तमान में काफी बर्निंग इश्यू है, चर्चाओं में बना है कि इस बार ऐसा क्या हो गया, 141 साल के क्रिकेट इतिहास के अंदर ऐसा क्या हो गया कि कोई खिलाड़ी बिना खेले ही उसको आउट करार दे दिया गया हो। ऐसा वाकया हुआ बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के विश्व कप मैच में। कहां खेला जा रहा है? भारत में खेला जा रहा है। कौन सा विश्व कप है? 13वां विश्व कप है। हुआ क्या कि आईसीसी के द्वारा जो नियम बनाए गए उसके अंदर ये कहा गया है कि कोई खिलाड़ी जब आउट हो जाता है, नया खिलाड़ी जब पेवेलियन से मैदान की तरफ आता है तो उसको समय कितना चाहिए? 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर वो क्रीज पे पहुंच जाना चाहिए या किसी दूसरे छोर पे खड़ा हो जाना चाहिए, या तीसरी एक शर्त है कि वो पहली बॉल खेल ले। ऐसा 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन आईसीसी ने वर्ल्ड कप जो वर्तमान में 2023 में जो चल रहा है उसके लिए एक नई गाइडलाइन शुरू करी। उन्होंने ये कहा, आईसीसी के द्वारा ये कहा गया है कि 2 मिनट के अंदर बल्लेबाज समय पर क्रीज तक पहुंच जाना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचता है तो उसको आउट करार दे दिया जाएगा। ऐसा ही वाकया श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ। ये श्रीलंका के ऑलराउंडर है और काफी लंबे समय से ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आईसीसी के नियमानुसार क्रिकेट विकेट गिरने पर नए बल्लेबाज को 3 मिनट के भीतर गेंद खेलनी होती है। आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन वर्ल्ड कप के अंदर कट ऑफ जो टाइम था उसको 3 मिनट से घटा करके 2 मिनट का कर दिया गया। और उसी के लिहाज से जब मैथ्यूज मैदान के अंदर जब पहुंचते हैं तो किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना हुई जिसमें कहा जा रहा है कि उनके जो हेलमेट थी उसकी स्ट्रिप टूट गई थी, जिसकी वजह से उनको समय लगा। दूसरा जो हेलमेट मंगाया गया जिसकी वजह से वो लेट हो गए और 3 मिनट का समय भी 2 मिनट का समय उनका चला गया। 146 साल के इतिहास में पहली बार टाइम आउट जैसा ये वाकया हुआ है। आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? दुबई में है। और इसके चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है। और इसी के साथ में समानांतर रूप से देखेंगे बीसीसीआई की वर्तमान में कौन चेयरमैन है तो इनका नाम है रोजर बिन्नी है। और भारत ने अभी तक ये 13वां वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड कप जीतने वाली अगर कोई टीम बनी है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। भारत के लिहाज से देखा जाए तो वर्ल्ड कप के अंदर भारत ने अभी तक 2 बार इसका विजेता बना है। पहला कब बना? 1983 में। किसकी अगुवाई में? कपिल देव की अगुवाई में। दूसरा कब बना? 2011 में। किसकी अगुवाई में? महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। वर्तमान में भारत के कौन से कैप्टन, कौन है कैप्टन? उनका नाम है रोहित शर्मा। और वर्तमान के अंदर कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अगर विकेट टेकर कोई की भी खिलाड़ी है उनका नाम है मोहम्मद शमी। और जो हमारे एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं जिन्होंने 49 शतक अभी तक लगा दिए हैं। और सचिन तेंदुलकर की उन्होंने वनडे के अंदर 49 शतकों की क्या कर ली है? बराबरी कर ली है। इस प्रकार के रिकॉर्ड अपने को वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीजें आपने इस प्रश्न के माध्यम से जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे को रियायती दर पर बेचने के लिए किस ब्रांड की शुरुआत करी है? वैसे तो देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
जिसको हम इंग्लिश में एनएफएसी भी कहते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसके माध्यम से गरीबों को 2 रुपए किलो के अंदर, प्रति किलो के अंदर उनको राशन मुहैया कराया जा रहा था। लेकिन बात कुछ और होगी कि 2020 के अंदर जब कोरोना आया, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने गेहूं या चावल दोनों को फ्री जो है उनको देने की घोषणा करी। और इसके साथ में केंद्र सरकार ने भी बड़ी पहल करी है, एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर कहा गया है कि भारत आटा नाम का एक ब्रांड शुरू करा जा रहा है, जिसके अंदर 27 रुपए और 50 पैसे के हिसाब से आप इसको कहीं पे भी खरीद सकते हो हमारी वैनों के द्वारा। भारत के अंदर 800 मोबाइल वैन और लगभग 2500 दुकानों के माध्यम से ये आटा बेचा जाएगा, जिसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान है नाफेड का। नाफेड और NACC के द्वारा इस आटे को बेचा जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण पहल है और लोगों को सस्ता आटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रकार की पहल की गई है। देख लेते हैं इसके बारे में। भारत आटा 27 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इसको बेचा जा रहा है। सहकारी समितियों जिसमें नाफेड है, NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2000 से लेकर के 2500 से अधिक दुकानों के माध्यम से इसको बेचा जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री जिनका नाम पीयूष गोयल है, और प्रधानमंत्री जो गरीब अन्न कल्याण जो योजना थी, इसकी शुरुआत की गई है कितने में, 30 जून 2020 को। योजना जो उसके दायरे में आने वाले कितने लोग गरीब हैं, 80 करोड़ की आबादी अभी भी इस दायरे के अंदर आ रही है, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर गेहूं या चावल मुहैया कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो दायरा है, इसका जो टाइम पीरियड है, उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये जो टाइम था, हालांकि ये बीच बीच में टाइम बढ़ता ही चला आ रहा है, और वर्तमान में ये था दिसंबर 2023 तक ये स्कीम खत्म होने वाली थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बढ़ा करके, ये कह सकते हैं, इसको 5 साल बढ़ा दिया। 5 साल जैसे ही बढ़ा दिया तो स्कीम चली गई है 2028 तक। 2028 तक गरीबों को इस प्रकार की सुविधा मिलती रहेगी, जिसके तहत लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं या चावल अनाज फ्री में मिलता है। जबकि ये पहली योजना दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी, वर्तमान में इसको 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच ने भारत के मध्यम अवधि के संभावित विकास का अनुमान को 5.5 से बढ़ा करके कितना फीसदी कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एजेंसी का जो नाम है वो आप देख रहे हैं फिंच। विश्व भर में 2-3 ऐसे एजेंसी हैं जिनको कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो विश्वसनीय है, और उनकी रिपोर्ट को विश्व के अनेक देश थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। कौन कौन सी एजेंसीज है? एक का नाम है जिसका मूडीज, एक है फिंच, IMF का भी सुनते हैं, ये तो सरकारी संगठन है, और इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के जो आंकड़े अनुमान वो इस प्रकार की संस्थाएं लगाती रहती हैं। लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फिंच के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है कि इसकी जो जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो कितने प्रतिशत रहने वाली है। ये संभावित होती है, घटती बढ़ती रहती है, और यहीं से सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला 6.2% के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। विश्व के अंदर उन तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की, जिसकी ग्रोथ रेट लगातार जो है वो सस्टेन भी, लगातार कंटिन्यूसली बढ़ी हुई भी है और लगातार ठहरी हुई है। इसका मतलब इसमें नकारात्मक गिरावट दर्ज नहीं की गई है। ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। देख लेते हैं, 70 आधार अंक बढ़ा करके 5.5 से 6.2 इसको कर दिया है। फिच रेटिंग एजेंसी एक बहुराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो डिफॉल्ट की संभावना के सापेक्ष निवेश की व्यवहार्यता का मूल्यांकन ये करती है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका न्यूयॉर्क है। जबकि अब 3 चीजें और जान लेते हैं। अगर विकास की बात करी जा रही है तो तीनों प्रकार की जो एजेंसी, जिसके अंदर सरकारी है और गैर सरकारी है। IMF है जो यूएनओ के अंडर ही एक संगठन है जो काम करता है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके अनुसार 2024 के अंदर भारत की जो जीडीपी है उसका अनुमान इन्होंने लगाया कितना, 6.1%। अगर वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, वहां पे 2024 के अंदर 6.3 का अनुमान वर्ल्ड बैंक लगा रहा है। जबकि मूडीज के अनुसार 2024 के अंदर 6.1 पॉइंट के हिसाब से अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी, इसकी विकास की दर को देखा गया है।
तो ये चीजें आपने देखी 6.3 से लेकर के और 6.1 तक सभी एजेंसी उसके आसपास से भारत के विकास दर को देख रही है। इस प्रश्न के माध्यम से ये चीजें आपने जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद किस देश ने अपने क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैथ्यूज के साथ में बिल्कुल गलत हुआ और ये 146 वर्ष के क्रिकेट इतिहास के अंदर पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो बिना खेले ही आउट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि उस देश के साथ में या उस खिलाड़ी के साथ में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं जा रहा है और श्रीलंका भी काफी मैच हार गई है, जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड ऑफ श्रीलंका काफी सुर्खियों में बना हुआ है अपने डिसीजन की वजह से। वहां के जो खेल मंत्री थे उन्होंने खेल समिति को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, उसको भंग कर दिया। लेकिन उससे नई चीज एक और निकल करके आई, ये कह सकते हैं गौरतलब ये है और इंटरेस्टिंग भी ये है कि वहां के जो राष्ट्रपति हों उन्होंने उस समिति को वापस बहाल कर दिया। तो जहां पे खेल मंत्री और राष्ट्रपति महोदय के बीच में भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, और वैसा ही विश्व कप में श्रीलंका की टीम और उसके खिलाड़ियों के साथ में भी ज्यादा ठीक नहीं चल रहा है। इस प्रकार की चीजें आपने जानी। तो इसका जो आंसर जाने वाला वो जाने वाला है श्रीलंका। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। श्रीलंका इसका आंसर हो गया। खेल मंत्री रोशन रणसिंघे के द्वारा इसको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। श्रीलंका ने 1996 के अंदर पहली बार क्रिकेट का विश्व कप जीता था, जिस उस समय तत्कालिक समय में जो श्रीलंका के जो कैप्टन थे उनका नाम था अर्जुना रणतुंगा। अभी मैंने दो चीजें यहाँ पे नीचे और लिखी हैं, इसके बारे में आपको बताता चलूं कि ये काफी सुर्खियों में बनी हुई है। Sian-6 एक ये चीनी युद्धपोत है जो वर्तमान में श्रीलंका के बंदरगाह पे ये ठहरा हुआ है। भारत की चिंता क्यों बनी हुई है? भारत की चिंता इसलिए बनी हुई है कि जो Sian-6 है इसको कहा जा रहा है ये पनडुब्बियों से लैस है और ये एक गुप्तचर की भूमिका में है, जिसमें भारत के आसपास का जो सी है उसकी जो टेरिटरी है, जो समुद्री सीमा है, उसके पास ये गश्त लगा रहा है। ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इजाद कर रहा है जिसकी वजह से भारतीय नौसेना को, ये भारत की जो संप्रभुता है उसको खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि भारत ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन श्रीलंका का ये कहना है कि सिर्फ ये अनुसंधान के लिए है, इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चिंता होना लाजमी है कि वाकई चाइना जो भारत को घेरने की जो रणनीति बना रहा है उसके अंदर Sian-6 है। लेकिन Sian-6 की अभी तक विजिट खत्म हुई ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद उससे पहले Siang-Yang-Hong-3 ये भी श्रीलंका का विजिट करने वाला है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि भारत को चारों तरफ से घेरने की, जिसके अंदर श्रीलंका सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। किसका? चीन का। चलिए ये भी एक चिंता का सबब है भारत के लिए, तो ये भी आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। चलिए जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पंजाब ने किस टीम को हरा करके पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की? इसका आंसर जाने वाला है, वो जाने वाला है बड़ौदा। बड़ौदा गुजरात में है और उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो फाइनल था उसके अंदर उन्होंने बड़ौदा को हरा दिया। अब जान लेते हैं कि भारत के अंदर घरेलू जो जितनी भी प्रकार की जो क्रिकेट की जो स्पर्धाएं आयोजित करी जाती है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी स्पर्धाएं हैं और जिनकी वजह से जितने भी जो नवोदित क्रिकेट स्टार हैं, जो क्रिकेट खिलाड़ी है, वो इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं, जिसके अंदर आईपीएल भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन इसके अलावा रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है और ईरानी ट्रॉफी, इस प्रकार की ट्रॉफियां भी स्थानीय स्तर पर घरेलू खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती रहती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। बड़ौदा को हरा करके पंजाब ने इस प्रकार का पहला खिताब अपने नाम किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत होती है 2006 और 7 में, और सैयद मुश्ताक एक क्या थे, एक क्रिकेटर थे, उनके नाम से ही इस ट्रॉफी को जाना जाता है। इसका नाम पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम से रखा गया। सर्वाधिक ट्रॉफी जीतने वाली टीम अभी तक कौन कौन सी है? ये तमिलनाडु की है। और अगर बात करें कि रणजी ट्रॉफी को अभी तक कितनी बार किसने ज्यादा जीता है, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड किसके पास में है, तो है किसके पास? महाराष्ट्र के पास। देख लेते हैं तो अन्य जो घरेलू क्रिकेट की जो ट्रॉफी है उसके अंदर रणजी ट्रॉफी है। ये लगभग 146 साल के आसपास ही रणजी ट्रॉफी को हो गया खेलते हुए, और सबसे ज्यादा खिताब जीता किसने जीता है? महाराष्ट्र, मुंबई ने। दिलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है और एनकेपी साल्वे चैलेंज ट्रॉफी है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी क्रिकेट की ट्रॉफी है या नहीं है। ये सारी चीजें आपने इस फैक्ट्स के माध्यम से जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और व्यापार अवसंरचना को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? हमारा पड़ोसी देश भूटान। राजा 5वें नंबर के जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, ये भारतीय यात्रा पे अभी वर्तमान में भारत में है। और अभी एनएसए हरीश डोभाल ने इनकी जो अगुवाई करी दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पे, और अभी ये यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं। गौरतलब है कि थोड़े दिन पहले भूटान के विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा करी थी, और जब चीन की यात्रा कोई अपना पड़ोसी देश करता है तो भारत की नजरें उस पर ज्यादा गड़ जाती हैं, और इसी के संदर्भ में वहां के राजा ने यहाँ पे विजिट करना उचित समझा। चीन का यह मानना है कि भूटान के साथ में जितने भी प्रकार के जो विवाद हैं उनको क्या करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं। लेकिन भारत का दूसरा मानना है कि डोकलाम विवाद जो भारत, चीन और भूटान के मध्य 260 किलोमीटर का एक एरिया पड़ता है, वहां का ये मूल विवाद है, जिसकी सीमा तीनों देशों के साथ में लगती है डोकलाम की। उसी की जगह पे विवादित क्षेत्र बना हुआ था, चूंकि भारत रक्षा पार्टनर के तौर पे देखा जाए या आधारभूत अवसंरचना के तौर पे माना जाए। बहुत बड़ा निवेश हम लोगों ने भूटान में कर रखा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत की चिंताएं होना लाजमी थी, तो आंसर चला जाता है इसका भूटान। अब यहाँ पे जब वो आए हैं, जब यहाँ पे जिग्मे केसर नामग्याल जब आए हैं, तो भारत के साथ में कौन कौन सी अन्य चीजें उन्होंने यहाँ पे एमओयूज करी है, जिसके अंदर देखा जा रहा है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और व्यापार अवसंरचना को बढ़ाने के लिए ही किस देश के साथ में, हमने भूटान के साथ में इस प्रकार की चीजें करी हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो चीज देखी जा रही है वो देखी जा रही है कि बिजली उत्पादन से संबंधित, बिजली उत्पादन के लिए भारत की सहायता से कितने प्रकार की चीजें वो कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें। असम के कोकराझार में भूटान को गेलफू से जोड़ने वाली प्रस्तावित सीमा पार रेल लिंक पर भी इन दोनों की क्या बनी है, सहमति बनी है। पश्चिमी बंगाल में बानरहाट और भूटान के समत्से के बीच में रेल लिंक दोनों के बीच में बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं कि भूटान और भारत के मध्य कितनी किलोमीटर की एक जो इंटरनेशनल जो टेरिटरी है, जो सीमा बनती है, वो कितनी बनती है, लगभग 700 किलोमीटर, या कोई ये कहे कि 699 किलोमीटर की सीमा दोनों राष्ट्र एक दूसरे के साथ में लगाते हैं। भारत के राज्यों की बात करें, ये भी अपने आप में फैक्ट है, आपका जीके सवाल बन सकता है। 4 राज्यों के साथ में भारत अपनी सीमा भूटान के साथ जोड़ता है। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम है, पश्चिमी बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। डोकलाम विवाद को हमने सुना, देखा और जाना भी। 269 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के अंदर का एक विवादित क्षेत्र है जो तीनों देशों के मध्य है। अब देखिए आप कि भारत के सहयोग से संचालित कौन कौन से जल विद्युत परियोजनाएं जिसकी वजह से वहां पे उनको बिजली की आपूर्ति हो रही है भारत के लिहाज से। कुरुचु एचईपी जल विद्युत 60 मेगावाट है, ताला एचईपी जल विद्युत 1020 मेगावाट और चुखा एचईपी जल विद्युत है जो 336 मेगावाट की है। और भूटान की राजधानी की अगर बात करते हैं तो उसका नाम है थिम्पू। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। मलेशिया में आयोजित सुल्तान जोहर कप में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? वर्तमान में मलेशिया के अंदर इस प्रकार की स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा, हॉकी से संबंधित है। जूनियर कैटेगरी के खिलाड़ी वहां पे खेलने गए थे और उन्होंने किसको हरा करके और कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम को हरा करके और उन्होंने कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी की भी बात कर लेते हैं। भारतीय हॉकी अपने स्वर्ण काल के लिए भी जानी जाती है। 1928 से लेकर के 1956 तक इन्होंने 6 ओलंपिक जो गेम्स हुए थे इस पीरियड के अंदर, 1928 से लेकर के 1956 तक, इसके अंदर इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते। वर्तमान में रैंकिंग की बात करें तो भारत का स्थान अभी कौन सा आता है? वो आता है 3रा। भारत 3rd रैंकिंग के अंदर वर्ल्ड के अंदर अभी स्टैंड करता है। ऐसा कब हुआ? जब भारत ने अभी एशियन गेम्स के अंदर जो हॉकी स्पर्धा हुई थी उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी हॉकी है।
अगर भारतीय हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है दिलीप टर्की, जो पहले पूर्व हॉकी के प्लेयर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में कुछ अन्य चीजें। पाकिस्तान को 6-5 के अंतर से हरा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता। एशियंस गेम 2023 के अंदर हॉकी का स्वर्ण पदक जब इन्होंने जीता, उस समय उनके कप्तान का नाम होता था हरमनप्रीत सिंह। ओलंपिक में प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक ये 8 जो है स्वर्ण ला चुके। 1928 से लेकर के 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण, 1964 में एक बार, 1980 में एक बार, तो टोटल स्वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है जिनका नाम दिलीप टर्की है, और हॉकी में वर्तमान में जो रैंक है वो कितनी है? 3rd है। जानने की आवश्यकता एक ये भी है कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, और खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? कि मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी का जादूगर के नाम से उनको जाना जाता है, उनके ही जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊंगा आपको, पहले पूरे भारतवर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते थे, जो भारत का खेलों के लिहाज से सबसे उम्दा या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता था। उसकी जगह ले ली है किसने? मेजर ध्यानचंद। उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड उसका कर दिया गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। किस आईआईटी द्वारा दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी? ऐसा हम पहले सुनते थे कि चीन के द्वारा वहां पर कृत्रिम बारिश करवाई जाती है, लेकिन अभी ऐसा कौन सा भारतीय जो है वो प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने इस प्रकार की चीजें करने के लिए एक फार्मूला पेश किया है दिल्ली सरकार को? तो इसका जो नाम जाने वाला है वो जाने वाला है कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें ये कहते हैं कि हम जो है वो दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश करवा सकते हैं, और कारण क्या हो सकता है? प्रदूषण का हो सकता है। विश्व के अंदर सबसे सर्वाधिक अगर प्रदूषित शहरों की बात करी जाए तो दिल्ली उसके अंदर अव्वल स्थान रखता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये भारत सरकार और दिल्ली सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है कि किस प्रकार इस प्रदूषण की समस्या को कम किया जाए, इससे निजात पाया जा सके, और उसी के क्रम के अंदर आईआईटी कानपुर ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आईआईटी कानपुर है दूषित हवा से प्रदूषण और धूल के कणों को साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग, ये क्या होती है? कृत्रिम वर्षा होती है, जिसके माध्यम से कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चार्ड है, और जबकि दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर है वो है दिल्ली। लेकिन अगर शहरों की बात करें तब भी भारत कम नहीं है। दिल्ली के नजदीक ही एनसीआर का एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है भिवाड़ी, जहां पे सबसे ज्यादा कहीं एनसीआर के आसपास सबसे ज्यादा औद्योगिक निवेश विभिन्न देशों की कंपनियों के द्वारा किया गया, जिसकी वजह से वो भी प्रदूषित शहरों में नंबर 1 स्थान पे आ गया है, और उसका नाम है क्या? भिवाड़ी। कहां पड़ता है? कहां स्थित है? तो ये है अलवर में। चलिए अब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर नई दिल्ली का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, 800 के पार चला गया है। और कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि इस समय जब रबी की फसल जब कटती है तो उसके पीछे जो अवशिष्ट बच जाता है उसको किसान जलाते हैं, उसी को बोला जाता है पराली। और पराली जलाने की वजह से दिल्ली के अंदर स्मोक आ जाती है, और ये कहाँ होती है? ये होती है हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास का एरिया, या उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया। वहां पे इस प्रकार की फसलें कटने के बाद किसान जब पराली को जला देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण के जो मानक है उनका स्तर ज्यादा चला जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से, देखिए कि कौन कौन से इसके अंदर चीजें गैसें शामिल होती है। सो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इस प्रकार की जो गैसें हैं वो प्रदूषित मानकों से ऊपर चली जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी क्षेत्र की, उस शहर की आबो हवा खराब हो जाती है और लोगों का रहना दुभर हो जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार 2000 से किस राज्य को सम्मान मिला है, या उनको पुरस्कार किस राज्य को ये दिया गया है? उसका नाम है केरल। केरल पर्यटन के क्षेत्रों में उन अग्रणी राज्यों में है जहां पे सबसे ज्यादा पर्यटक आना पसंद करते हैं, और इसी के लिए जिम्मेदार पर्यटन का आशय यह है कि वहां पे किसी प्रकार के पर्यटकों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसी के उद्देश्य से जो केरल सरकार है वो बार बार लगातार ऐसे नवाचार करती रहती है। इसी के संदर्भ के अंदर कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन RTM द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारू, टिकाऊ और महिला समावेशी की पहल पे इस प्रकार का कार्य केरल में किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन के लिए ऑलरेडी बढ़ावा देने के लिए, इसको धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी पहले से माइक्रो साइट लॉन्च ऑलरेडी की जा चुकी है केरल के द्वारा, ये है। और सभी जिलों के अंदर हॉलमार्किंग केंद्र बनाने वाला भी पहला राज्य कौन हो गया है?
केरल के टोटल 14 जिले हैं जहां पे ग्राहकों को सोने की क्वालिटी को शुद्धता उसकी जांचने के लिए हॉलमार्किंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल भी की गई है कि सोने पे जितने भी प्रकार के अगर कोई आभूषण बनाते हैं उन पे व्यापारियों को या जोहरियों को इस प्रकार का हॉलमार्क सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन केरल ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वहां के जो 14 जिले हैं उसमें बिल्कुल अनिवार्य कर दिया कि इसके बिना आप सोना चांदी कहीं पे बेच भी नहीं सकते, उसका कोई व्यापार नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें केरल को अपने आप में अनूठा बनाती हैं। केरल के बारे में हम जानते हैं कि केरल एचडीआई इंडेक्स की बात करें, लिंगानुपात के बारे में करें, या पर कैपिटा इनकम की बात करें, सब में शीर्ष स्थान रखने वाले राज्यों में से एक है। अगर वहां के मुख्यमंत्री की बात करें तो पी विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं, और वहां के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान है। और स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1 नवंबर 1956 को जब दक्षिण के राज्यों के द्वारा एक बहुत बड़ा वहां पे एक आंदोलन चलाया गया, जिसको कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य सबसे पहला कौन था? आंध्र प्रदेश था। और उसके साथ ही जो है वो छोटे छोटे अन्य राज्य भी बनाए गए जो अपनी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को जीवंत रखना चाहते थे। तो ये सारी चीजें आपने इस प्रश्न के माध्यम से जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 20 से लेकर के 28 नवंबर को किया जा रहा है। हर साल किया जाता है। कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर जाने वाला है गोवा। गोवा के अंदर हर साल इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जहां पे एशियन कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल ये होता है। और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको कराया जाता है। ये जो 8 दिवसीय आयोजन अभी करवाया जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 20 से लेकर के 28 नवंबर 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 270 फिल्मों का यहाँ पे क्या होगा? प्रसारण उनका किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 8 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और गोवा में इसका किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को यहाँ पे सत्यजीत रे अवार्ड लाइफ टाइम से उनको सम्मानित किया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और अगर पुरस्कारों की शुरुआत की बात करते हैं तो आजादी के बाद में 1952 से ही इसकी शुरुआत हो गई है। एशिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से ये एक है। गोवा राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला इस प्रकार का ही महोत्सव है और यहाँ पे विश्व की बहुत सारी फिल्में, या कह सकते हैं कि 270 फिल्मों का यहाँ पे क्या किया जाएगा? उनको मंच दिया जाएगा जहां पे वो फिल्में प्रदर्शित की जा सकेंगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। छात्र परिवर्तन सुरक्षा योजना की घोषणा करने वाला निम्नांकित में से कौन सा राज्य है? छात्र परिवर्तन एक सुरक्षा योजना लेकर के आया है, उस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा के अंदर ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए राज्य सरकार ने निशुल्क बस अब्लिक मिनी बस की सुविधा उनको उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसका जो आंसर जो है वो होगा कौन सा? हरियाणा। हरियाणा के अंदर किसी गांव के अंदर 50 छात्राएं हैं, वो अगर किसी स्कूल के अंदर पढ़ने को जाती हैं जो सरकारी है, और उनको अगर बस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो राज्य सरकार उनको 50 लड़कियों के पीछे एक बस क्या करवाएगी? वो उपलब्ध करवाएगी। लेकिन अगर संख्या कम होती है, 30 से 40 होती है, तब भी वहां पर मिनी बस की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, जहां पर लड़कियां छात्राएं स्कूल आसानी से अपने घर से बाहर निकल करके स्कूल तक जा सकती हो। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? हरियाणा देश का प्रथम राज्य बन गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या देख रहे हैं आप। 50 से अधिक एक गांव की छात्राएं होने पर बस का प्रावधान किया जाएगा, जबकि 30 से 40 की तादाद में होने पर यहाँ पे मिनी बस की सुविधा भी आपको दी जाएगी। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 13। किस मोबाइल प्रदाता ने टाटा प्ले फाइबर के साथ में मिलकर भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, वर्तमान में भी है, और फिनलैंड की कंपनी है। और 2000 से लेकर के 2010 के आसपास मोबाइल सेट प्रदाताओं की जो कंपनी थी उसके अंदर नोकिया का उन सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में वो शुमार थी। लेकिन समय का तकाजा है, बदलता गया, नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया और वर्तमान में इस मार्केट से लगभग बाहर सी हो गई।
और अभी भी अपने आप को स्थान बनाने में जद्दोजहद में ये लगी है। और लेकिन अब उसके साथ में कुछ अलग चीजें लेकर के टाटा प्ले फाइबर के साथ में मिलकर के ये ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी बन गई, जिसने टाटा के साथ में एमओयू किया है। बाकी वर्तमान में अभी सैमसंग है, एप्पल है, या इसके अलावा वीवो है, इस प्रकार की कंपनियां जिनके सेट सबसे ज्यादा भारत में बिकते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में। नोकिया इसको आंसर जाने वाला है। फाइबर टू होम FTTH और वाईफाई गियर की एक श्रृंखला है। नोकिया अपने अत्याधुनिक ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल के द्वारा इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी बन गई है, जिसने टाटा के साथ में क्या किया, एमओयू किया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 14। कृषि से संबंधित उत्पादों के निर्यात के लिए अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किस रिटेल कंपनी के साथ में समझौता किया है? उसका आंसर जाने वाला है, वो जाने वाला है कौन सा, लुलु हाइपर मार्केट। ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसके माध्यम से उत्पादों को इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा जाता है। तो अभी जो है वो कृषि के उत्पादनों को और ज्यादा निर्यात करने के लिए इस प्रकार की कंपनी के साथ में एमओयू कृषि मंत्रालय ने किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। लुलु हाइपर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से ये एक है। उद्देश्य खाड़ी के सहयोगी देशों जीसीसी में कृषि उत्पादों को निर्यात करने का बढ़ावा देना। एपिडावा की स्थापना दिसंबर 1985 में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसकी की गई थी। अध्यक्ष की बात करें तो अभिषेक देव इसके अध्यक्ष है और लुलु हाइपर मार्केट के संस्थापक थे, उनका नाम है MOUF अली इनका नाम है। सबसे बड़ा लुलु मार्केट पूरे भारतवर्ष में कहां पे है, तो ये है लखनऊ में, जहां पे सबसे ज्यादा 22 लाख वर्ग फीट के अंदर फैला हुआ ये इस प्रकार का एक मार्केट है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 15, जो हमारे सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका जो आंसर जाने वाला वो जाने वाला इन्फ्यूज मिशन। नासा ने इस प्रकार का मिशन जो 2600 प्रकाश वर्ष से दूर स्थित 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष के लिए क्या करेगा, अनुसंधान करने वाला है। तो इसका जो आंसर जाने वाला वो जाने वाला इन्फ्यूज मिशन। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। इन्फ्यूज मिशन इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावाइट स्पेक्ट्रोफोर्स एक्सपेरिमेंट, और इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल्स को लूप का अध्ययन करने वाला, जिसके अलावा सितारों के माध्यम से इस प्रकार का अनुसंधान, और वो क्या करने वाला है, अनुसंधान तो करेगा इसका लिए वहां पे ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनमें वो संभावना व्यक्त कर सकते हो कि अंतरिक्ष में इस प्रकार की कोई चीजें जो मानव जीवन के लिए उपयोगी साबित हो, इस प्रकार का कार्य करने के लिए इस प्रकार का एक मिशन भेजा गया है नासा के द्वारा। नासा के प्रशासक वर्तमान में बिल डेल्सन, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 19 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC। जिस प्रकार नासा की बात करी उसी प्रकार से अगर इसरो की बात करें तो इसरो जो है ये भारतवर्ष के अंदर है, और ये भी नासा की तरह या उसको टक्कर देने वाले स्पेस टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट है उनमें से एक है। तो आज आपने इस सेशंस के माध्यम से 15 क्वेश्चन जाने, और इसके साथ साथ में कुछ अनेक कह सकते हैं रोचक ऐसे फैक्ट जाने जो आपके ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि करते हो। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।